नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। क्षेत्र के वेस्टर्न सेक्टर में गलवान घाटी सहित LAC के साथ हुए घटनाक्रम पर भारत की स्थिति से कराया अवगत। कहा, चीनी सैनिकों की कार्रवाई एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने का प्रयास। रक्षा मंत्री ने दोनों पक्षों के नेताओं की आम सहमति से द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्रों पर शांति बनाए रखने और मतभेदों को विवाद में तब्दील होने से रोकने की दी सलाह। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर के 47 उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रपति ने कहा, नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की जरूरत। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मरांडी की कोर्ट में हुई पेशी। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने पूछताछ के बाद कल किया था गिरफ्तार। रिया, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर की थी छापेमारी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 77% से ऊपर, मृत्यु दर घटकर हुई 1.73%। अब तक 31 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। वहीं दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 2.67 लाख के पार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक वर्चुअल इवेंट में स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की। इस मौके पर उन्होंने रिपोर्ट को महत्वपूर्ण बताते हुए मोबाइल क्रचेस की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट से जागरूकता का माहौल पैदा होता है, जो आज के समय की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की मजबूत बुनियाद के लिए 1 से 5 साल तक के बच्चों का विकास बेहद जरूरी है। स्वस्थ बचपन को पर्याप्त भोजन और पोषण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाल विकास ही हमारे विकास की संरचना की बुनियाद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। देश के महापुरुषों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर और दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों ने समाज के आखिरी पायदान पर बैठे लोगों के उत्थान की बात की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सबसे कमजोर तबके के विकास पर जोर दिया जाना जरूरी है। I compliment the publishers for the same. This should be the way forward for many of the publications. And second, I would also like to compliment all the people who are involved in this study during this period, and then bringing together various minds and contributions together to put them in report so that there is a meaningful description, dissemination, and also serious consideration by all the people concerned. That is very much required. This, in fact, should become a societal or a people's movement. इसका एक जन आंदोलन का रूप देना। कारण क्या है, ये बच्चे हमारा भविष्य है। These children are our future. We should start taking care of them, and particularly the vulnerable sections. We must also remember our ancient philosophy of share and care, and take care more of the vulnerable sections. So महात्मा गांधी जी ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, अंत्योदय, uplifting the poorest of the poor, taking care of the last man in the queue, जो अंतिम पंक्ति में बैठे, उनका उत्थान पहले होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने मोबाइल क्रचेस की तरफ से जारी यंग चाइल्ड के हालात पर आधारित रिपोर्ट जारी करने के लिए जारी करने वाली संस्था को धन्यवाद करते हुए कहा कि मोबाइल क्रचेस ने इस रिपोर्ट को ओपन एक्सेस फॉर्मेट में पब्लिश कर इससे समाज के हर वर्ग, हर जगह तक आसानी से उपलब्ध कराने का काम किया है। Well known that the years from birth until the age of 5 are very critical. Adequate nutrition and positive caring environment at home play a very important role in a child's development. For healthy development, children should grow up in an environment where their emotional, social, educational, and other needs are fully met. A good foundation in the early years makes a difference through adulthood and even gives the next generation a better start. मोबाइल क्रचेस भारत में बच्चों के विकास के लिए एक अग्रणी संगठन है।
जो कि देश भर में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जमीनी स्तर पर काम करता है, जिसमें खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के परिवार के बच्चे शामिल होते हैं। अपने 51वें साल में प्रवेश कर रहे मोबाइल क्रैचर्स ने विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। 15वें वित्त आयोग का कहना है कि अर्थव्यवस्था को मौजूदा संकट से निकालने के लिए गैर परंपरागत कदम उठाने होंगे। कमीशन और उसके एडवाइजरी बोर्ड की बैठक के दौरान अगले 5 सालों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में जीडीपी विकास दर, केंद्र और राज्यों की टैक्स से होने वाली आमदनी और जीएसटी के वितरण पर चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य, वित्तीय संस्थाओं के पुनर्जीवन, रक्षा क्षमता के विकास पर भी चर्चा की गई। इस दौरान एडवाइजरी काउंसिल ने माना कि वित्त आयोग को इस समय एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उसे राज्य और केंद्र सरकारों के बीच टैक्सों के बंटवारे और दूसरे वित्तीय लेन देन को लेकर काफी सोच समझ कर चलना होगा। उन्होंने कहा कि 2021-22 के बाद स्थिति में सुधार होने लगेगा। चालू खरीफ मौसम में 1095 लाख हेक्टेयर से अधिक इलाके में विभिन्न फसलें बोई गई हैं, जो एक रिकॉर्ड है। धान की बुआई अब भी जारी है, जबकि दलहनों, मोटे अनाज, बाजरा और तिलहनों की बुआई का काम लगभग पूरा हो चुका है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को समय पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक, मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने जाने जैसे काफी बड़े इलाके में खरीफ की फसलों की बुआई संभव हुई है। किसानों ने समय रहते नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आगे आए। कृषि मंत्रालय ने कहा कि धान की बुआई 396 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 365 लाख हेक्टेयर पर धान की फसल बोई गई। इस साल दलहनों की खेती 136 लाख हेक्टेयर से अधिक हुई, जबकि पिछले साल 130 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलें बोई गई। इटावा में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और शहर अध्यक्ष वसीम चौधरी कचहरी परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ में मारपीट की गई, जो निंदनीय है। लगातार प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर राज्यपाल महामहिम से अपील की कि इस सरकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इसी को लेकर महामहिम राज्यपाल से अपील की कि इस सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। समाजवादी पार्टी के लोगों पर लखनऊ में जो बर्बरतापूर्वक सरकार ने लाठीचार्ज कराया पुलिस के द्वारा, उसके विरोध में सरकार की जन विरोधी, लोकतांत्रिक, संविधान विरोधी जो नीतियां हैं, उसके विरोध में महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि ऐसी अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए। कोरोना की जो महामारी चल रही है, सरकार उसमें से निपटने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। लोग भूखमरी से, बीमारी में जो उनको स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, हर सरकार का संवैधानिक दायित्व होता है कि वो 4 चीज़ों की प्राथमिकताएं होती हैं, संवैधानिक उसको पूरी करना है। उधर सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष ने सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर यह जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सभी पीड़ितों से मिल रहा हूं, सपा हर पीड़ित के साथ है, लोगों में उत्साह दिख रहा है। इससे लगता है कि 2022 में सपा सरकार फिर बनेगी। उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। अपराध में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठ से सब परेशान हैं। प्रदेश सरकार कोरोना में घोटाला कर रही है। कोरोना के नाम पर मिला फंड का कोई अता पता नहीं है। ये कोरोना फंड नहीं, करप्शन फंड हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमें समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके तहत हम जनसंपर्क अभियान पे निकले हैं। फैजाबाद से लेकर बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज होते हुए सिद्धार्थनगर आया हूं और सिद्धार्थनगर से श्रावस्ती, बहराइच होते हुए लखनऊ जाऊंगा। और मेरा उद्देश्य ये है कि जिन लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, उनसे हम मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द सुन रहे हैं और उनकी जो बातें हैं
उनको हम लोग शासन प्रशासन के सामने रख रहे हैं। हम बैकवर्डों को जोड़ने के लिए निकले हैं और जो भी बीजेपी से परेशान है वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसके साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी है, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ खड़ा है, उसके भी हक की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और हम जोड़ने में और जिस तरीके का उत्साह, भारी उत्साह दिख रहा है माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति, उससे लगता है 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो सिवाय क्राइम की बात की आपने, जिस हिसाब से विधायकों को लेकर के आप कटाक्ष कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में अपराध हमारे आंकड़े नहीं है, न समाजवादी पार्टी के आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध में पूरे देश में 1 नंबर पे है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार टिप्पणी की है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। इससे बड़ा तो संस्थान नहीं हो सकता। और जो आंकड़े पार्लियामेंट में रखे गए उनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध है और अपराध में उत्तर प्रदेश जंगल राज में अपहरण, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार की बाढ़ आ गई है। अपहरण उद्योग उत्तर प्रदेश में खुल गया, फिरौती भी चली जाती है और उसका व्यक्ति भी वापस नहीं आता है। और जिस तरीके से बहन बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बहन बेटियों की सुनवाई नहीं हो रही है। वो मुख्यमंत्री कार्यालय पे जाके आग लगाने का काम कर रही है, उसके बाद में भी गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनवाई कर रही है। आज यहाँ ही एक यादव परिवार की हत्या हो गई, वहाँ हम लोग सम्मिलित, एफआईआर तक नहीं लिखी गई। हम लोगों ने मांग की है कि वो पीड़ित परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 25 लाख मुआवजा दे सरकार। ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज बताइए, हमारी बात नहीं, बीजेपी के विधायक बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पे है, दलित, बैकवर्ड, सामान्य सभी वर्गों के। और एक दौर तो ऐसा था विधान परिषद में 200 विधायक इनके अगेंस्ट हो गए थे। तो उत्तर प्रदेश में सब परेशान है। इस धरती पे रहने वाला जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब इनके झूठ से परेशान है, इनकी कानून व्यवस्था से परेशान है। पेड़ पौधों के लिए भी झूठ बोल दिया कि इतने करोड़ मैंने पेड़ लगा दिए। आप बताइए, पेड़ों के नाम पे भी खा लेंगे, देवी देवताओं के नाम पे भी झूठ बोल देते हैं। अरे, और जनता के नाम पे, मांस के नाम पे ठगे ले रहे हैं। बताइए, मोटरसाइकिल लेके निकले, उसका चालान हो जाता है। उत्तर प्रदेश के खजाने में इतना पैसा जमा हो गया, हम विधायकों ने दे दिया, सांसदों ने दे दिया और पुलिस, सिपाही, कर्मचारी सब लोगों ने दे दिया, स्वयंसेवी संस्थाओं ने दे दिया। पैसा गया कहाँ? 1 मास तक तो जनता में बांटा नहीं। तो इसके मतलब ये कोरोना फंड नहीं, ये करप्शन फंड इकट्ठा किया गया है और ये चुनाव में खर्च होगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए पूरे देश से 47 शिक्षकों को चयनित किया गया था। गर्व की बात यह है कि 47 में से 3 शिक्षक उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक स्नेहा पांडे, अंग्रेजी माध्यमिक प्राथमिक स्कूल उन्नाव, मोहम्मद इशरत अली प्राथमिक विद्यालय रजवाना जनपद मैनपुरी और विकास कुमार सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर मुजफ्फरनगर शामिल हैं। आज शिक्षक दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। मैनपुरी के शिक्षक मोहम्मद इशरत अली ने राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार पाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। मोहम्मद इशरत अली को ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार बेहतर शिक्षण कार्य के लिए मिला। विकासखंड के प्राथमिक स्कूल रजवाना में तैनात शिक्षक मोहम्मद इशरत अली पिछले कई सालों से बच्चों को तकनीकी शिक्षा के साथ बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं। शिक्षक इशरत अली को इससे पहले शिक्षण कार्य के लिए वर्ष 2015 में उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार प्रदेश सरकार की ओर से दिया गया था। इसके बाद 2017, 2018, 2019 में राज्य स्तरीय सूचना संप्रेषण तकनीकी कक्षा शिक्षण कार्य का राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय कुमार, जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने शिक्षकों को बधाई दी। सर्वप्रथम तो मैं इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अपने जनपदीय जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सम्मान है हमारे जिले के लिए और प्रदेश के लिए भी।
जिसके लिए मैं अपने विद्यालय के बच्चों का भी आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अपने माता पिता के साथ साथ सभी जितने भी मार्गदर्शक हैं हमारे उनको ये समर्पित करता हूँ। अच्छा सर, क्या आगे जो है ना और क्या प्रेरणा देंगे अन्य शिक्षकों को जो उन्हें भी निश्चित ही पुरस्कार एक नई जिम्मेदारी लेकर आते हैं। पुरस्कार हमारे जीवन में एक नई जिम्मेदारी लेकर आए हैं और निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें हम पूरी लगन के साथ जिस तरीके से अभी तक काम करते चले आए हैं निश्चित ही तौर पर आगे भी करते रहेंगे और अन्य शिक्षकों के लिए भी प्रेरणा स्रोत काम करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? मैं भारत सरकार को इस पुरस्कार के लिए स्वयं को चयनित करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और साथ ही मैं अपने आदरणीय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय का विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने समय समय पर मुझे प्रोत्साहित किया और मार्गदर्शित किया। जिस प्रकार से मुझे विद्यालय पर अन्य सुविधाओं के तहत उन्होंने प्रोत्साहित किया, जिसके लिए मैं प्रोत्साहित हुआ और आगे चल कर इस पुरस्कार के लायक बन सका। आज शिक्षक दिवस के अवसर पे इशरत अली जो रजवाना सुल्तानगंज में शिक्षक हैं, इनको महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया है एक ऑनलाइन कार्यक्रम में। यह इशरत अली के लिए भी, जनपद के लिए भी और राज्य के लिए भी गौरव का विषय है। मुझे उम्मीद है कि जनपद के अन्य शिक्षक इशरत अली से प्रेरणा लेंगे तथा बेसिक शिक्षा विभाग में बेहतर कार्य करेंगे। सर, आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पे मैं जनपद के सभी शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अध्यापक जी ने, गुरु जी ने बहुत अच्छे काम किए अपने विद्यालय में, बहुत इनोवेशन किया है और अपने इनपुट्स दिए हैं और इनका विद्यालय देखने योग्य है, बच्चों की गुणवत्ता स्तर देखने योग्य है और ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। हम लोग प्रयासरत हैं कि भविष्य में हमारे यहाँ से जनपद मैनपुरी से और अधिक लोगों को मिले और हमारे प्रत्येक विद्यालय का स्तर इनके विद्यालय जैसा बन सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों ने मासूम समेत 2 परिवारों के 12 लोगों को बंधक बना लिया था। इन्हें मुक्त कराकर सुरक्षा बलों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन में सेना के 1 मेजर, 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बारामूला जिले के पट्टन इलाके के यदीपोरा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर देर रात सेना, सीआरपीएफ और एसओजी क्रीनी, पट्टन और बारामूला ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सुबह करीब 6 बजे एक मकान में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ शुरू होने से पूर्व आतंकियों को समर्पण का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने समर्पण के बजाय 2 परिवार के 12 लोगों को बंधक बना लिया था। इसमें एक मासूम भी था। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिनकी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि मारे गए आतंकियों में से 2 ओल्ड बारामूला एरिया के थे। घाटी में इस साल अब तक 163 आतंकी मार गिराए गए हैं। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच कल पहली बार उच्च स्तर की आमने सामने की वार्ता हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेंग फेंग ने कल रूस की राजधानी मॉस्को में अहम बैठक की। चीनी रक्षा मंत्री के अनुरोध पर यह मुलाकात आयोजित की गई थी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी को लेकर भारत और चीन के बीच पिछले कई दिनों से तनाव बना हुआ है और इसी तनाव को कम करने के लिए शुक्रवार को मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेंग फेंग मिले। ये बैठक चीन की तरफ से मुलाकात के आग्रह के बाद हुई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के घुसपैठ के पहले यथास्थिति बहाल करने की मांग की और वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में पूर्व में हुए सभी समझौतों को अक्षरशः लागू करने की ताकीद की। भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई ये उच्च स्तरीय वार्ता मॉस्को के एक प्रमुख होटल में हुई और 2 घंटे 20 मिनट तक चली। इस वार्ता को लेकर सामने आई तस्वीरों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कड़े लहजे में अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस में भारतीय राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा भी इस वार्ता का हिस्सा रहे। भारत चीन से पहले ही कह चुका है
कि सीमा क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए वो ईमानदारी दिखाए और प्रभावी कदम उठाए। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन चीन ने हाल ही में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। इसके बाद से दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। दोनों पक्ष कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के जरिए सीमा विवाद का हल निकालने में जुटे हैं। इस मसले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी चीन के विदेश मंत्री से बात की थी। चीन और भारत में चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। संगठन के सभी 8 देशों ने मॉस्को में आयोजित बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी क्षेत्रीय रक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शिरकत की। SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हुई जब इसके 2 सदस्य देशों भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एक सीमा गतिरोध है। बैठक में रक्षा मंत्री ने युद्ध के दंश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक देश की आक्रामकता कितनी बड़ी तबाही का कारण बन सकती है, ये भारत और पूर्व सोवियत संघ देख चुके हैं। दोनों ने विस्तारवाद और आक्रामकता का हमेशा विरोध किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि SCO के सदस्य देशों में दुनिया की 40% आबादी बसती है। ऐसे में गैर जरूरी आक्रामकता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान और एक दूसरे के हित के लिए संवेदनशीलता के अलावा मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। उन्होंने कहा कि संप्रभुता और आंतरिक मसलों में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान में शांति के मसले को भी उठाया और इसके लिए भारत की प्रतिबद्धता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान की हमेशा मदद करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से ही आतंकवाद के हर स्वरूप और इसके समर्थकों की निंदा करता है। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ रूस के शांति मिशन की सराहना की। अपने 3 दिन के इस दौरे पर रक्षा मंत्री ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन की बैठक में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में CIS के सदस्यों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा और सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप ठोस सहायता उपलब्ध कराने पर रूस की सराहना की। रक्षा मंत्री ने गुरुवार को रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु से मुलाकात की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर चीन के स्टेट काउंसिलर और रक्षा मंत्री जनरल वे फेंगे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मंत्रियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के साथ साथ भारत चीन संबंधों के विकास के बारे में स्पष्ट और गहन चर्चा की। रक्षा मंत्री ने पिछले कुछ महीनों में भारत चीन सीमा क्षेत्र के वेस्टर्न सेक्टर में गलवान घाटी सहित LAC के साथ हुए घटनाक्रम पर स्पष्ट रूप से भारत की स्थिति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि चीनी सैनिकों की कार्रवाई, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करना, उनके आक्रामक व्यवहार और एकतरफा रूप से यथास्थिति को बदलने का प्रयास द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन था। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय सैनिकों ने हमेशा सीमा प्रबंधन के प्रति बहुत ही जिम्मेदार रुख अपनाया है, लेकिन साथ ही भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के हमारे संकल्प के बारे में भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को नेताओं की आम सहमति से मार्गदर्शन लेना चाहिए। द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्रों पर शांति का रखरखाव आवश्यक है और दोनों पक्ष मतभेदों को विवाद नहीं बनने दें। रक्षा मंत्री ने सलाह दी कि ये महत्वपूर्ण था इसलिए कि चीनी पक्ष को भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के अनुसार काम करना चाहिए और पैंगोंग झील सहित सभी तनाव वाले क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में जल्द से जल्द समस्या को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने आगे ये कहा कि वर्तमान स्थिति को जिम्मेदारी से संभाला जाना चाहिए और किसी भी पक्ष को आगे की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे स्थिति जटिल हो या सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़े। रक्षा मंत्री ने संदेश दिया कि दोनों पक्षों को राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम सहित अन्य माध्यमों से अपनी चर्चा जारी रखनी चाहिए जिससे जल्द से जल्द LAC पर पूर्ण शांति बहाली सुनिश्चित हो सके।
कानपुर डीएम ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी और उसके 3 भाइयों के 11 मकान और 12 वाहनों को जब्त करने का आदेश जारी किया है। जब्त किए जाने वाले वाहनों की सूची में बिकरू कांड के बाद विजयनगर चौराहे पर पकड़ी गई लग्जरी कारें ऑडी फॉर्च्यूनर और हुंडई वेरना भी शामिल है। आज से पुलिस और प्रशासन की टीमें कार्रवाई शुरू करेंगी। जय और उसके भाइयों की 11 संपत्तियों को लेकर पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें जब्तीकरण क्यों आवश्यक है इसका विवरण दिया गया था। पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी कि 11 संपत्तियां अपराध करके अर्जित की गई हैं, लिहाजा जब्तीकरण आवश्यक है। इस रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने जब्तीकरण पर मोहर लगा दी। डीआईजी डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह ने बताया कि लिस्ट में वह 3 लग्जरी कारें भी हैं, जिन्हें 5 जुलाई को विजयनगर चौराहे से पकड़ा गया था। पूछताछ में जय ने माना था कि ये कारें उसने अपने परिचितों के नाम से ली हैं, लेकिन इनका उपयोग और लोन की किस्त वही चुका रहा है। एसएसपी के मुताबिक वह आरोपियों को नोटिस जारी होगा, इसके बाद जब्तीकरण की कार्रवाई होगी। साथ ही अन्य संपत्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि जयकांत उर्फ जय वाजपेयी ने अपनी पत्नी श्वेता के नाम पर काफ़ी संपत्तियां अर्जित की। उसने श्वेता के नाम पर एक फार्म हाउस और आलीशान मकान खरीद रखा है। 3 मकान, आर्य नगर का फ्लैट और बिल्लौर में कई ज़मीनें भी श्वेता के नाम से खरीद रखी हैं। ये संपत्तियां भी जब्त की सूची में शामिल हैं। वहीं विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के तीनों गैंगस्टर भाइयों ने वकीलों की ड्रेस में गैंगस्टर कोर्ट में समर्पण कर दिया। कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तीनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। संभल पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी करके 24 बने शस्त्र बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। थाना गुन्नौर में अवैध शस्त्रों की फैक्ट्री पर हुई कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि गुन्नौर के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार शर्मा मई पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर गुन्नौर बदायूं रोड पर बंद पड़े ईंट भट्टे पर छापा मारा। यहाँ टूटी हुई चिमनी की आड़ में अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए आरोपी हरीश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी शिवा मौके से फरार हो गया। पूछताछ में आरोपी हरीश ने बताया कि कस्बा बबराला में उसकी बहन रहती है, इसलिए उसका आना जाना लगा रहता है। वह अपने साथी शिवा के साथ मिलकर अवैध शस्त्र बनाकर बेचता है। आरोपी ने बताया कि 15,000 रुपये में राइफल, 12,000 रुपये में बंदूक, 8,000 रुपये में रिवॉल्वर, 6,000 में 315 बोर तमंचा और 4,500 रुपये में 12 बोर का तमंचा बिक्री करते हैं। फिलहाल पुलिस ने शस्त्र बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में आज एक शस्त्र फैक्ट्री बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें एक अपराधी जो हरीश है, इसे गिरफ्तार किया गया है। इसकी निशानदेही पे 22 बने और 2 अधबने कुल 24 तमंचे, राइफल और पौनियाँ ये बरामद किए गए हैं और शस्त्र बनाने का पूरा सामान बरामद किया गया है। यह व्यक्ति अपने ममेरी बहन जो इसी कस्बा बबराला में रहती थी, वहाँ पे आता जाता रहता था और वहाँ से रह करके ही ऑन डिमांड ये असलहे बनाता था और लोगों को सप्लाई करता था। गुन्नौर बदायूं रोड पर एक बंद पड़े भट्टे में वहाँ बनाता था और लोगों को बेचता था। राइफल 15,000 रुपये में और बंदूक 12,000 रुपये में, रिवाल्वर 8,000 रुपये में, 315 बोर का तमंचा 6,000 रुपये में, 12 बोर का 4,500 रुपये में बेचता था। जब भी आवश्यकता जिसकी होती थी वो इससे कांटेक्ट करते थे और वो इससे अवैध असलहा बनवा करके किसी लूट, छिनैती या अन्य दबंगई में इस्तेमाल करते थे। अब इसके पकड़े जाने से ऐसे आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और इसके और साथी जो हैं उनकी भी तलाश जारी है। जो ऐसे अन्य लोग गतिविधियों में शामिल हैं उनके खिलाफ भी लगातार अभियान जारी है।